हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारा ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम एक नए पड़ाव पर पहुंचे हैं और धीरे धीरे हमारे जो भी डाउट्स ज्योग्राफी को लेकर थे वो सारे धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी को, यानी भारत के भूगोल को। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो भारत का भूगोल होता है उसका प्रतिशत ज़्यादा रहता है। इस वजह से मैंने क्या किया था कि भारत के भूगोल को स्टार्ट कराया था। फिर उसके बाद मैंने विश्व के भूगोल को स्टार्ट कराया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले मैंने सौरमंडल पढ़ा, सौरमंडल के ग्रह पढ़े सारे। ठीक है, सन पढ़ा। अब उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले पृथ्वी, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, कौन से काल होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं विश्व के भूगोल से वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के मन में ये संशय न रहे कि ये मैं क्लास ले रहा हूँ वो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए ले रहा हूँ। तो कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी हो गया, पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, ठीक है, एसआई हो गया, पीएससी हो गया, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, सब के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? पृथ्वी की उत्पत्ति। एक मिनट। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें कौन से काल आते हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक जानकारी यानी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में हम पहले के सिद्धांत यानी नेबुलर परिकल्पना, संशोधित नेबुलर, सीधी बात यह है, इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, सीधा मैं आपको बताता हूँ। पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए अगर जो सिद्धांत यानी ब्रह्मांड का जो विस्फोट हुआ तो उसके लिए सिद्धांत था वो था बिग बैंग थ्योरी। सबसे मान्य यही सिद्धांत है, इसी को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति थी उसका जो जीवन काल है, यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से स्टार्ट हुई थी? 3.5 अरब वर्ष पहले। ओके, यहाँ पर हम आज से पहले आपने कभी भी कोई भी क्लास ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति को बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपके मेंस के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे और प्री के क्वेश्चंस भी यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास गहन विश्लेषण, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम उसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में पूरी अंदर से डीप में विश्लेषण यानी एनालाइज करने वाले हैं। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। पृथ्वी में ऐसे अनेक अनोखे गुण हैं जिनकी वजह से इस पर जीवन संभव है। ठीक है, यह बाकी ग्रहों से अलग है, यानी बाकी ग्रहों पर अगर हम बात करें जितनी की अभी तक खोज की गई है तो किसी पर भी जीवन उपलब्ध नहीं है और पृथ्वी पर जीवन उपलब्ध है। यही जो विशेषता है वो अन्य ग्रहों से इसको अलग करती है। क्योंकि यह जीवन का समर्थन करता है इसलिए इसकी उत्पत्ति को समझना महत्वपूर्ण है। देखो, हमने और ग्रहों की उत्पत्ति क्यों नहीं पढ़ी? पहली बात तो हमें कोई भी, जैसे इसमें दिया गया इस पर जीवन की उत्पत्ति, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हम उसके हिसाब से यहाँ पर चलने वाले हैं। ओके,
तो हमारे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, पृथ्वी के बारे में, ना कि और ग्रहों की उत्पत्ति कैसी हुई थी उसके बारे में नहीं पूछा जाता। यह शुरू में धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था, इसके बाद यह विकसित हुआ और धीरे धीरे अपना यह रूप बदलता गया। ओके। अब यहाँ पर इसको जो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कई सिद्धांत दिए गए थे, उसमें से हमें एक सिद्धांत दिया गया तो उसको हम पढ़ने वाले हैं, नेबुलर परिकल्पना या नेबुलर सिद्धांत। इसने क्या कहा था, यह पृथ्वी की उत्पत्ति का एक प्रारंभिक सिद्धांत है। नेबुलर परिकल्पना एक जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी। ठीक है, कहीं कहीं इसको मैनुअल कांट भी बोल सकते हैं। यह सिद्धांत सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करता है। देखिए, ये जो नेबुलर परिकल्पना सिद्धांत था वो क्यों दिया गया था, उसने बोला था कि सौर मंडल की जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था, यानी ये सिद्धांत है वो किस लिए दिया गया था, सौर मंडल के निर्माण के लिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य और सभी ग्रह धूल और गैस के एक विशाल बादल से उत्पन्न हुए, जिसे नेबुला कहा गया। तो इस सिद्धांत ने क्या कहा था, इस सिद्धांत ने कहा था सूर्य और सभी ग्रह धूल और गैस के एक विशाल बादल से क्या हुए, उत्पन्न हुए। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था, नेबुला कहा गया था। यह बादल किसी कारण से ढह गया जो संभवतः पास से गुजर रहे तारे या सुपरनोवा तरंगों के कारण हुआ था। आगे क्या बोलता है, धूल और गैस एक साथ इकट्ठा होने लगे और सूर्य तथा ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये सिद्धांत मान्य नहीं है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। ओके। फिर अगला सिद्धांत आया था बाइनरी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आया था, बाइनरी। इसको भी मान्य नहीं किया गया था। बाइनरी सिद्धांत 1900 में चैम्बरलेन और माल्टन द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक तारा सूर्य से टकराया, यानी कोई एक तारा सूर्य से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ पदार्थ सूर्य से अलग हो गए। ठीक है, फिर तारे के दूर चले जाने के बाद कुछ पदार्थ धीरे धीरे ग्रह बन गए। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो इस सिद्धांत को भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सिर्फ दिए गए हैं, इनको माना नहीं गया है। कोई कुछ भी मुंह उठा के बोल देगा तो हम उसको नहीं मान सकते, है ना। सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है ये बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास का एक आधुनिक सिद्धांत है। एडविन हबल ने 1920 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत कौन सा सर्वमान्य है, बिग बैंग थ्योरी। और इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो एडविन हबल ने। कब किया था, 1920 में। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बिग बैंग थ्योरी थी इसको दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। यह सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का सारा पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित है। फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है, यह एक छोटी सी जगह घेरता है और इसका तापमान और घनत्व तो बहुत ही अधिक है। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक बड़ा विस्फोट हुआ था। विस्फोट के बाद परमाणु बने और धीरे धीरे ऊर्जा पदार्थ में बदल गई। ठीक है, यह सिद्धांत था। इसी सिद्धांत को मान्य किया जाता है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो हम पढ़ने वाले थे, वो क्या है, पृथ्वी का विकास। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म थी, क्योंकि जैसे मान लो इस बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला गया था, बिग बैंग थ्योरी में बोला गया था कि एक आग का गोला था जिसमें विस्फोट हुआ। ठीक है, तो एक गोला था, विस्फोट हुआ, तो पहले आग का गोला था। तो आग का गोला अगर उसको हम फोड़ेंगे तो वो गर्म तो रहेगा कुछ सालों तक, ठीक है ना, कुछ नहीं कई सालों तक। तो पृथ्वी शुरू में क्या थी, बहुत गर्म थी, चट्टानी और बंजर थी, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अवशेष भी नहीं थे, फॉसिल्स वगैरह कुछ नहीं था, पेड़ पौधे जीवन बिल्कुल भी नहीं था। पृथ्वी का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। कुछ समय बाद स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है,
वातावरण कैसे विकसित हुआ? वायुमंडल की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित में से 3 चरणों से के बाद प्राप्त हुई। यानी वातावरण कैसे विकसित हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की वर्तमान स्थिति है, उसका जो निर्माण हुआ वो कैसे कैसे हुआ वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला चरण क्या है इसका? सौर हवाओं ने हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को उड़ा दिया। मतलब यहाँ पर ये सौर हवाएं चलती थी, उसने क्या किया? हाइड्रोजन और हीलियम हवाओं को, सॉरी गैसों को क्या कर दिया? यहाँ से पलायन कर दिया, यानी यहाँ से भगा दिया। दूसरा चरण क्या है? पृथ्वी का अंदरूनी भाग बहुत ही गर्म था। जैसे जैसे ये ठंडा होने लगा, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बाहर निकली और वायुमंडल का निर्माण किया। ठीक है। इस चरण में वायुमंडल में ऑक्सीजन कम थी। ठीक है। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। देखो पहले चरण में क्या हुआ था? हाइड्रोजन और हीलियम को क्या कर दिया गया था? सौर हवाओं द्वारा बाहर कर दिया गया था। दूसरे चरण में सारी गैसें क्या हुई थी? बाहर निकली और इसने वातावरण का क्या किया? निर्माण किया, यानी वायुमंडल का निर्माण किया। और इस चरण में जो ऑक्सीजन थी वो क्या थी? कम थी। ओके। फिर तीसरे चरण में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? तीसरा चरण, जीवित जीवों द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी गई। जो जीवित जीव थे उनके द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ी गई। जीवित जीव प्रकाश संश्लेषण करते थे और वायुमंडल को ऑक्सीजन से भर देते थे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो गई और संघनन हुआ। ठीक है। वायुमंडल में अभी वायुमंडल में कितनी % कार्बन डाइऑक्साइड है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना? कितनी CO2 है वो, और ऑक्सीजन भी O2 भी आप बता सकते हैं कि कितनी है। ओके। अब जो पृथ्वी के भूगर्भ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के अंदर जो भी चल रहा है उसका इतिहास के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और सब चीज़ बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ेंगे, कौन सा क्या युग है, क्या सब चीज़ हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष यानी 4.6 अरब वर्ष है। उक्त आयु की पुष्टि उल्कापिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात हुआ है। किंतु पृथ्वी के सर्वाधिक प्राचीन चट्टानों के रेडियोधर्मी पदार्थों और परीक्षणों परांत पृथ्वी की आयु 3.9 अरब वर्ष निर्धारित की गई है। इसको आप छोड़ दीजिए अभी, है ना, ये सब। अब इसमें क्या बोला? वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को अधोलिखित कालखंडों में बांटा गया है। यानी वर्तमान समय में जो पृथ्वी का जो कालखंड है, यानी जो इतिहास है, इसको कितने कालखंडों में बांटा गया है। जैसे हमारे इतिहास को बांटा गया है वैसे पृथ्वी के इतिहास को भी बांटा गया है। पहला है महाकल्प। यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड है। ठीक है। युग, महाकल्पों को पुनः युगों में विभक्त किया गया है। यानी महाकल्प क्या होता है? सबसे बड़ा कालखंड होता है। इसको युग में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक। युगों में विभक्त किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ युग कहा जाता है। फिर क्या दिया है? शक या कल्प। प्रत्येक युग को छोटे छोटे शक कल्प में विभक्त किया गया। देखो, महाकल्प को युग में बांटा है और युग को शक या कल्प में बांटा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुआ। लगभग 4.6 अरब वर्ष में उक्त गैसीय पिंड के ऊपर भूपटल का निर्माण हुआ। भूपटल के निर्माण को अजीव, यानी जो इस टाइम पे जो निर्माण हुआ था वहाँ पर अजीव मतलब कोई भी जीव उस टाइम पर वहाँ पर नहीं थे। ठीक है।
फिर उसके बाद आर्कियोजोइक या प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प भी कहा जाता है, जो 59 करोड़ से 4.0 अरब वर्ष पहले तक है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता जाता हूँ। ठीक है, आर्कियोजोइक इरा था, जो मतलब जो युग था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ग्रेनाइट तथा नीस की प्रधानता थी। इस टाइम पे ग्रेनाइट और नीस, देखो ये कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता है, बस अगर आपके मेंस में अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, तो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। फिर संपूर्ण प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में प्राय आर्गेन चट्टानें ही पाई जाती हैं। सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों तथा भारत के धारवाड़, छोटा नागपुर, कुड़प्पा समूह, दिल्ली क्रम की चट्टान अरावली पर्वत का विकास इसी टाइम पे हुआ था। इसके बाद हम इसको कल से देखेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ हमारी स्टार्ट हो जाती है, इसी को हमें याद करना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, चट्टान पूछ ली जाती है कि किस युग की है, एक हमारी समझ विकसित होती है ये सारे महाकल्प वगैरह पढ़ के, तो इसको हम कल से देखेंगे। ओके, ठीक है, बाय।